नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम धामी ने की मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा। स्वास्थ्य सचिव और नागरिक उड्डयन विभाग सचिव को दिए हैं निर्देश। मानसून के दौरान मरीज गर्भवतियों महिलाओं को मिलेगी हेली सेवा। एम्बुलेंस सेवा मानसून के दौरान मिलेगी। साथ ही सड़क बंद की स्थिति को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा के सरिया पानी में स्थापित की जाएगी एसडीआरएफ की बटालियन। 15 जून से पहले मानसून की तैयारियां की जाएंगी पूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश सभी अधिकारियों को दे दिए हैं कि सभी तरह की तैयारियां कर लें। और ऐसे में ये तैयारियों को लेकर पूरे दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। हेलो एम्बुलेंस सेवा इस दौरान उन लोगों को दी जाएगी जो कि गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर जिन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना है, उसके लिए भी तैयारियां चाक चौबंद कर ली जाएगी। मानसून सत्र हमेशा से हमारे लिए एक चुनौती जैसा होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित, क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और मानसून से पहले उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं? जी, बिल्कुल विशाल। देखिए, उत्तराखंड में मानसून का अब आगमन होने वाला है। तो संभवतः 25 जून से जो है उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे देगा। और उससे पहले वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित करके ये कहा है कि जो महिलाएं हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो सड़क कनेक्टिविटी होती है वो टूट जाती है, इसलिए महिलाओं हो या बुजुर्गों हो, उनको हेलो एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की जाए। और इसी के साथ ही 25 जून तक जो है मानसून की जो कार्रवाई है या मानसून की जो तैयारी है उनको पूरी कर ली जाए। इसके लिए तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए। हम्म। तो आगे क्या कुछ माने कि अधिकारी किस तरह से तैयारियों को अमली जामा पहनाएंगे और किस तरह से, क्योंकि मानसून में अक्सर ये देखा जाता है कि कई जगह पर रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तो किस तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है उनको? जी, बिल्कुल विशाल। क्योंकि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक वाला परिस्थितियों वाला राज्य है और ऐसे में तमाम, चाहे रोड ब्लॉक हो, चाहे नालियों की जो आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, भूस्खलन हो, ऐसी आपदाएं जो हैं वो आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप 25 जून तक मानसून की कार्रवाई पूरी कर दें। मानसून की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी जाए। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, उनको अलर्ट मोड पर रहने की जो है सलाह ऐसे में दी गई है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों को ये सख्त निर्देश, खासकर अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य सचिव हो या उड्डयन सचिव जो है, उनको विशेषकर रूप से निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ आपदा सचिव जो है उनको अलर्ट मोड पर रहने की जो है निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। लगातार जो है मीटिंगों का दौर उत्तराखंड में जारी है। हालांकि आज मुख्यमंत्री का ओडिशा दौरा है, इसके बावजूद भी वो लगातार मॉनिटरिंग जो है उत्तराखंड की आपदा को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उपचुनाव को लेकर। बीजेपी ने कसी कमर। बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर होना है उपचुनाव। दोनों सीटों पर प्रत्याशी के पैनल के लिए बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। आदित्य कोठारी और खजान दास को मंगलोर सीट पर जिम्मा दिया गया है, तो वहीं धन सिंह रावत और भरत चौधरी को बद्रीनाथ सीट पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जहां पर दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मंगलोर में और बद्रीनाथ में। और ऐसे में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के पैनल के लिए पर्यवेक्षक बीजेपी ने बनाए हैं, तो वहीं आदित्य कोठारी और खजान दास को मंगलोर विधानसभा सीट का जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं धन सिंह रावत और भरत चौधरी को भी बद्रीनाथ सीट की जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है उपचुनाव को लेकर दोनों सीटों पर?
जी सर, बिल्कुल बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंदसौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिस पर लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर विधानसभा सीट पर अपने पर्यवेक्षक जो है वो मंदसौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर अपने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। मंदसौर विधानसभा सीट पर राजपूत विधायक रामदास और संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ पर धरातल पर उतरेंगे। जो प्रत्याशी होगा, जो सही कैंडिडेट होगा, जिसे जनता पसंद करती है, उस कैंडिडेट का चयन कर नाम भेजें और ऐसे में उसके बाद पैनल बनेगा और पैनल हाईकमान हो जाएगा और उसके बाद यह प्रत्याशी का चयन होगा कि आखिर बद्रीनाथ विधानसभा सीट और मंदसौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो अपने स्तर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के मंदसौर विधानसभा सीट से जो काजी निजामुद्दीन का नाम फाइनल होने जा रहा है, तो वही बद्रीनाथ विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरा चिंतन मंथन कर रही है कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा जो उस सीट को बचाने का काम करेगा। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को टिकट किया था और उन्होंने कांग्रेस के को वो चुनाव लड़े। उसके बाद वो पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट हो जो कि उस सीट को बचाने का काम करे। तो इसको लेकर तमाम राजनीतिक जो है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए और तमाम तैयारी जो है वो चल रही है। अरुण, अगर मंगलोर सीट के समीकरण की बात करें तो किस तरह के वहां पर समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बसपा भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। बिल्कुल, मंगलौर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बसपा की परंपरागत सीट रही है और बसपा इस सीट पर 4 बार चुनाव जीती है। इस बार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती है। तो ऐसे में बसपा की तरफ से ये भी लगातार कहा जा रहा है और उमंग में ऐसे में तेज है कि बसपा दिवंगत विधायक अंसारी के बेटे उबैदुल रहमान अंसारी को टिकट दे सकती है। तो ऐसे में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो ऐसे में ये भी सियासी पंडितों का मानना है कि तो अगर दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट दिया जाता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई समीकरण जो है वहाँ पर बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में बसपा भी दोनों ही सीटों पर उपचुनाव लड़ने की बात कर रही है और ऐसे में मंगलौर विधानसभा सीट काफी अहम बसपा के लिए मानी जा रही है और बसपा के लिए भी जो है इस सीट पर काफी चुनौती की बात रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा में चुनाव हुआ और उसमें बसपा ने जिसे कैंडिडेट को किया था लोकसभा का। तो ऐसे में उनकी अगर बात की जाए मंगलौर विधानसभा सीट की तो 5000 वोट जो है वहाँ से उन्हें मिली। तो ऐसे में ये चुनौती जो है बसपा के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी। ये हालांकि सुरक्षित फिलहाल तक जो है मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का पलड़ा इस भी भारी माना जा रहा है, लेकिन जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट पर सबसे अधिक चुनौती है, क्योंकि सीट को एक बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। ऐसे में बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी मंगलौर विधानसभा सीट। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, चारधाम तीर्थ यात्रियों को राहत, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा खत्म। सीएम ने जिलाधिकारियों को दिए हैं निर्देश, अब पंजीकरण की संख्या नहीं होगी सीमित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिए हैं कि अब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा खत्म कर दी जाए और साथ ही जो बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उनको अब पंजीकरण कराने में अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ऑफलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण, किसी भी तरह के पंजीकरण वो करा सकेंगे और चारधाम यात्रा का रुख कर सकेंगे। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस तरह के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, चारधाम यात्रा अपनी चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं देश विदेश से जो जिस तरह से चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर जिस तरह की भीड़ थी पहले, उस तरह की भीड़ को जो है अब सरकार ने उस समय बैन लगा था कि इतनी सीमित संख्या को ही ये रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन की जो सीमा है वो बिल्कुल समाप्त कर दी, यानी कि अब यात्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीधे ही दर्शन के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। और जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो बैकलॉग था वो पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी जिला अधिकारी और तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। लेकिन अब जो है
इसके बाद जो है हरिद्वार ऋषिकेश पर तक जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यानी चार धाम यात्रा के लिए, उन श्रद्धालुओं का जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सीधे अब यो यात्रा के लिए जा रहे हैं। क्योंकि सीएम धामी ने यहाँ पर एक मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक की थी और बैठक के दौरान अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे और ये समय समय पर जो जिस तरह से उच्च अधिकारी है वो व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण यहाँ पर करेंगे, क्योंकि चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी खुद सतर्क है और कहीं ना कहीं अपनी जो निगाहें हैं वो डिगाए हुए हैं, क्योंकि कोई भी चूक यहाँ पर सीएम धामी नहीं चाहते और यात्रा का जो आगाज है वो पूरी तरह से उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि देश विदेश के यात्री उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। और कह सकते हैं विशाल की पिछले साल की अपेक्षा इस साल चार धाम यात्रा का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि दूर दराज से जो है अब उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कुछ छुट्टियां मनाने के लिए भी लोग आते हैं और कुछ यात्रा जो चार धाम यात्रा है उसको भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ओर अब सैलानी रुख करें, यानी कि यात्री रुख करें, तो बेहतर ढंग से बनाने के लिए यहाँ सीएम धामी ने खुद दिशा निर्देश अब अधिकारियों को यहाँ पर दिए हैं। गोविंद, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि बड़ी संख्या में दूरदराज से तीर्थयात्री पहुंच रहे थे और ऐसे में परेशानी उनको हो रही थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन अब सीमा समाप्त कर दी गई है, अब रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे वो भी, तो कितनी खुशी जो है वो पर्यटकों में देखी जा रही है, तीर्थयात्रियों में देखी जा रही है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक सैलानी को खुश होना तय है, क्योंकि काफी लंबा समय लग रहा था, क्योंकि दर्शन के लिए चार धाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की हम बात करें तो कहीं ना कहीं भीड़ है, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं जिस समय भीड़ थी तो उस पे रजिस्ट्रेशन पे रोक यहाँ पर सीमित संख्या की लगाई गई थी, उस रोक को बाध्या को खत्म कर दिया गया। लेकिन विशाल सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार के दावे थे यहाँ पर कि यात्रा को सफल बनाना है, अधिकारियों के दिशा निर्देश है, खुद सीएम धामी इस पर फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यात्री दूर दराज के आते हैं, देश विदेश को आते हैं, तो कहीं ना कहीं यात्रियों के साथ एक छल जरूर यहाँ पर बनता नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से यात्रियों का भी 2 दिन पहले हरिद्वार में एक घटना हुई कि जिस तरह से राफ्टिंग कराने वाले जो लोग हैं वो तीर्थ यात्रियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वीडियो भी वायरल हुई थी। और जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं कि जिस तरह से दुकानदार है, एक रेश लिस्ट नहीं होती, खान पीन का जो सामग्री होती है उस पर ओवर रेटिंग की यहाँ पर तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो सैलानी यानी यात्रियों के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, अधिकारी इस पर अंकुश नहीं लगा सके। हालांकि एक खुशी जरूर यात्रियों को है कि जिस तरह से सीएम धामी ने यात्रा का जो पंजीकरण की सीमा को समाप्त किया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खुशी का माहौल है। लेकिन अगर बात उस तरह की करें कि जिस तरह से रेट की बात और रेटिंग की बात या यात्रियों के साथ बदसलूकी की जो कई तरह की तस्वीर निकल के सामने आई, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इस बात का जरूर रहेगा, क्योंकि इस पर जो है अधिकारी अंकुश लगाने में यहाँ साबित होते नहीं नजर आए। विशाल, बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वेस्ट वॉरियर संस्था की मदद से मसूरी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जन जागरूकता और स्वच्छता रैली निकाली गई। ये रैली लंढौर में स्थित पंडित दीनदयाल पार्क से शुरू होते हुए गांधी चौक तक गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के नारे भी लगाए। इस रैली में बच्चों के साथ किन संस्था के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जागरूक करने का काम किया। हमारा मेन मोटिव है जो भी हिमालयन रीजन में वेस्ट है उसके लिए हम सिस्टम बनाएं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो मेजरली जो हमारा काम होता है वो सिस्टम इस्टेब्लिश करना होता है और लोकल कम्युनिटी को जागरूक करना होता है। इसी के अंतर्गत आज हमने उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में एक रैली किया था, स्वच्छता की रैली। यहाँ पे हमने 5 स्कूल को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया था, जिसमें हमें 3 स्कूल्स मिले थे। इसमें कीन और मसूरी नगर पालिका ने हमें सपोर्ट किया, और ताकि हम लोगों को और साथ ही साथ यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बता पाए कि वेस्ट जो प्लास्टिक है स्पेशली वो हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही बस गंगनानी के पास करीब 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख भी जताया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, वन, फायर, आपदा प्रबंधन
क्यूआरटी और राजस्व विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया है कि हादसे के समय बस में 29 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कि गंदानी के पास में एक बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस का नंबर UK 06PA 1218 जो कि उधम सिंह नगर की है। इसमें अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार 27 लोग थे। इनको जो है तुरंत ही जो है पुलिस जो थी वहाँ पे पास में पुलिस चौकी थी और होमगार्ड थे, तो उन्होंने और लोकल लोगों की मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। बाकी SDRF, NDRF, फायर और बाकी सब लोग ने भी जो है इसमें आके जो है तुरंत ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया गया, जिसमें सभी लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। और अभी जो है 27 में से जो है 26 लोग जो है इंजर्ड हैं। उन लोगों को जो है PHC भटवाड़ी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी भेज दिया गया है। एक महिला जो है जो है वो जो है मृत बताई जा रही है। बाकी सब लोग जो हैं इंजर्ड हैं, बट अभी सब लोग जो हैं डॉक्टर के अनुसार जो है सभी लोग ठीक हैं। एक के सर में चोट है, वो क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको हायर सेंटर रेफर करने में। हरिद्वार पुलिस की मेहनत और कुशल नेतृत्व का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में दोपहिया वाहन से जा रहे आम नागरिकों को तमंचे के बल पर निशाना बनाने वाले 4 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की सख्ती और लगातार कोशिशों के बाद अब आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल फ़ोन, नकदी और ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। पुलिस को मिली सफलता के बाद क्षेत्रीय जनता ने झबरेड़ा पुलिस का आभार भी जताया है। राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल ही मरीजों को बेहतर व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम हो रहा है। एक तरफ बढ़ती गर्मी मरीजों की परीक्षा ले रही है, तो दूसरी तरफ अस्पताल में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और जब नंबर आ रहा है तो डॉक्टर सुबह का लंच टाइम बताकर चले जा रही हैं। क्या है इस बदहाली की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसा है कि गर्मियों में अभी भी हमारी OPD जो कि आमतौर पर 1500 की रहती थी, आज की तारीख में लगभग 2500 टच कर रही है। तो वो सभी विभागों में उसका लोड तो बढ़ा ही है। कमरे सारे खुले हुए हैं जिसमें डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि जितनों का भी रजिस्ट्रेशन होगा उनको सबको देखा जाएगा। सवाल ये नहीं है साहब कि वक्त लगेगा, लेकिन किसी न किसी समय में सभी मरीजों का इलाज हो जाएगा। सवाल ये है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बढ़ती गर्मी की वजह से इन दिनों उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी दून अस्पताल में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन यह भी तो सच है कि अगर साल दर साल मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो फिर अस्पताल प्रबंधन सरकार से यह मांग क्यों नहीं करता कि अस्पताल का विस्तार किया जाए। दून अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ से आए दिन अव्यवस्थाओं की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। पहले तो सर ये है कि आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे भीड़ काफ़ी है और अब भीड़ के बाद जब नंबर आएगा तो उसके बाद फिर हमें डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो डॉक्टर मिलते हैं तो फिर 10 चीज़ें हैं, ये है वो है। बस यहाँ पे मेन है कि बिलिंग काउंटर के लिए आप देखिए सर 1 बजे ही काउंटर बंद कर देंगे और भीड़ इतनी है कि यहाँ पे नंबर आना मुश्किल है। फिर जैसे नंबर आएगा फिर उसके बाद सर डॉक्टर नहीं मिलता हम लोग, डॉक्टर चल जाता है, फिर 10 चीज़ें हैं। अभी ये मेरा मित्र है, देख भी रहे, वो इंटर्नशिप वाले हैं सारे नए छात्र, तो वहाँ पे सर ज़्यादा सही नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब मैं इंटर्नशिप वालों ने देखा था। राज्य गठन के 24 साल बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल ही है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक के सरकारी अस्पतालों की स्थिति लगभग एक जैसी है। कहीं एम्बुलेंस की कमी तो कभी डॉक्टर साहब ही गायब रहते हैं। डॉक्टरों की कमी का दंश पूरा प्रदेश झेल रहा है। हालात तो ये है कि देवभूमि के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की कतार लग रही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहा है तो फिर दिन भर का समय लग जाता है। बड़ी बात यह है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाके से आ रहे मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, मैं दून हॉस्पिटल में आई थी और मैं सुबह 9 बजे से लाइन में खड़ी हूँ
न्यूरो सर्जन की लाइन में, सीनियर सिटीजन में, और 2 घंटे तक मैं वहाँ खड़ी रही हूँ। उसके बाद नंबर आया तो उन्होंने कह दिया कि आप न्यूरो सर्जन डॉक्टर नहीं देखेंगे। अब बताओ 65 साल की हमारी उम्र है, हम कहाँ जाएँ? कौन सुनने को तैयार है? देखो इतने अपाहिज लोग हैं जो रोके जाते हैं वहाँ से, उन्हें लाइन से निकाल देते कि डॉक्टर साहब ने अनाउंस कर दिया कि आप नहीं देखेंगे 200 पेशेंट। या तो डॉक्टर बढ़ाएं, ये डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? पब्लिक के लिए तो बैठे हैं। अगर पब्लिक की नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? मुझे बताओ आप। अब 65 साल की कहाँ जाए? अगर कोई गिर जाए, कोई चक्कर है, कौन करेगा? लाइन में निकालने के बाद हमारी हालत तो हो रही खराब, और तकलीफ इतनी है। अगर हमारे पास पैसे हों तो हम क्यों आए दून हॉस्पिटल में? धामी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। देखो सही हॉस्पिटल में आके देखो आप पब्लिक। जब मोदी जी ने आना होता है, धामी जी ने आना होता है, तब इनके सारे वर्कर भी तैयार रहते हैं, फटाफट नंबर भी आ जाता है। CID करके बिना बताए हुए धामी जी आए, और मोदी जी ने आना है, मोदी जी भी आए। देखिए यहाँ पब्लिक का क्या हाल हो रहा है दूर हॉस्पिटल में। हजार आदमी, 2 आदमी खड़ा है, 2 घंटे के बाद कह दिया कि है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं बैठेंगे। अब बताइए इसका क्या इंतजाम है? या तो डॉक्टर बढ़ाएं यहाँ पे, तभी बात बनेगी ना, ऐसे नहीं बनेगी। ऐसे क्या करेंगे? कैसे चलेगी सरकार, मुझे बताओ। अब तो धामी जी की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई। दून हॉस्पिटल में देखिए, एक बार मैं किसी के साथ डिलीवरी में आई थी, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट को खून का भरा हुआ बेड और उस पर लिटा दिया पेशेंट को। ये हो रही है। देखो इमरजेंसी में, आप देखो इमरजेंसी में भी गई थी दून में, वहाँ भी यही हाल है उनका। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पब्लिक इतनी परेशान है, पब्लिक से आके पूछो आप कि क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। क्या करेंगे मुझे बताओ? क्या सरकार बना दी मोदी, क्या धामी जी क्या कर रहे हैं? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, धामी जी इसका प्रिकॉशन लें और कुछ इंतजाम करें इसका। मरीज को घंटे इंतजार के बाद जब डॉक्टर के पास दिखाने का वक्त आता है तो साहब लंच ब्रेक पर बोलकर बैकडोर से खिसक जाते हैं। आलम यह है कि कभी किसी कक्षा का कोई अभ्यर्थी चेकअप करता है तो अगली बार कोई दूसरा चेकअप करता है। ऐसे में मरीज को भी अलग अलग सलाह मिलती है और मरीज किसी सटीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। डॉक्टर तो इलाज करते नहीं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र ही इलाज करते हैं। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी सीनियर सिटीजन का अस्पताल प्रशासन बिल्कुल लिहाज नहीं करता और हमें 65 की उम्र में भी घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। परेशानी भैया यहाँ पे जो है ना, हॉस्पिटल के अंदर में जो सरकारी हो रहते हैं, इनमें इतनी भीड़ है। मतलब सुबह आप 6 बजे लाइन में लगोगे, 8 बजे यहाँ OPD खुलेगी, उसके बाद भी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। 10 बजे आप फारिग हो गए यहाँ से पर्चे वगैरह बनने के बाद में, फिर वहाँ पे पहुँचोगे, उस टाइम तक भी डॉक्टर नहीं आते हैं। 1 घंटे वहाँ बैठो। यहाँ से आदमी सुबह 6-7 बजे आने के बाद भी, 8 बजे आने के बाद भी बंदा 2-3 बजे पहुँचता है घर। इतना बुरा हाल है भीड़ का। आते तो हैं लेकिन लेट आते हैं और लाइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत लाइन में बैठा पड़ता है। दूसरा क्या है, जब से यहाँ पे ये थोड़ा स्टूडेंट का हो गया है, तब से जो है थोड़ा सा सही से भी नहीं देख पाते पेशेंट को ना। तो स्टूडेंट वगैरह हर बार कोई अलग मिलता है, वो कुछ बताता है। नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो दूसरा कोई और मिलेगा, वो कुछ और बताएगा कि पिछले वाले ने जो सही बताया था कि जी ये सही है, तो वो कहेंगे कि नहीं ये आपको किसने बता दिया, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। मतलब पेशेंट को धमकाना भी है, पेशेंट को धमकाते भी डॉक्टर लोग, ये बदतमीज़ी भी करते हैं। और क्या बोलते हैं कि फिर उसी को जो बताया डॉक्टर ने, अपने उसी को जो है गलत भी बताएंगे कि जैसे पहले डॉक्टर ने बताया था कि आपको ऐसे करना है, नेक्स्ट टाइम जो है डॉक्टर कहेंगे ये आपसे किसने कहा था कि आप ऐसे कर रहे हो। पेशेंट को मतलब धमका के रखते हैं। ये नहीं कि पेशेंट की जो है सही से समस्या को सुने, उसको नॉर्मली उससे बात करें, ठीक है, वो नहीं करना। थोड़ा सा जो है पेशेंट को अगर बदतमीज़ी भी हो जाती है यहाँ पे पेशेंट के साथ में, ये नहीं कि प्यार से समझा दें आप यहाँ नहीं बैठ रहे या आपने ये नहीं करा तो ये कर लो आप, नहीं, उसके साथ में बदतमीज़ी भी होती है। इतना बुरा हाल है, सुनते ही नहीं डॉक्टर सही से भी अच्छे से। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में अव्यवस्था पर सत्ताधारी भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि गर्मियों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दून अस्पताल राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसलिए क्राउड बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहा है। क्राउड को मैनेज करना अस्पताल प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं बात करें इंटर्न की तो यह उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा होता है और आगे चलकर उनको भी डॉक्टर बनना है, इसलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में इंटर्न चेकअप करते हैं। देखिए, राजधानी में हमारा दून हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर
पूरे प्रदेश से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ भीड़ और क्राउड भी काफ़ी तादाद में वहाँ पहुँचता है। उन सब को मैनेज करने के लिए हमारा वहाँ का पूरा दून हॉस्पिटल का जो स्टाफ है तमाम वो सब लोग हैं। और रही बात वहाँ डॉक्टर की, तमाम वहाँ डॉक्टर भी हैं, उन सब का इलाज करते हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं, अगर वो उनका इलाज करते, मुझे लगता है कि वो एक उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा है और वो डॉक्टरों की देखरेख में होता है और डॉक्टर उनको तमाम वो सारी चीज़ें बताते हैं और सिखाते हैं, तभी वो आगे चल कर के मरीजों को देखते, क्योंकि आगे चल के उन लोगों को भी डॉक्टर बनना होता है। तो ये सीनियर डॉक्टरों की देखरेख में होता है, तो ऐसा नहीं है। और अगर कहीं ऐसी कोई बात है भी तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो इस चीज़ को देखेंगे। अगर कहीं कुछ गलत पाया जाता है तो सरकार इसमें एक्शन लेगी। वहीं इसी को लेकर यूकेडी नेता देव सिंह उत्तराखंडी का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल प्रदेश में बदहाल है, डॉक्टरों की कमी है, मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। ये राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ डॉक्टरों की ये स्थिति है। आखिर गरीब जनता कहाँ इलाज के लिए जाएगी? हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सके। देखो, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाल रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये एक प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। आपको ये बता दें, अगर आम जनता इन चीज़ों से त्रस्त होकर मरती रहे तो बहुत दुखद होगा। सरकार को यहाँ पर अच्छे डॉक्टरों को प्रमोशन करना या अच्छे डॉक्टरों को लाना, उस पर विचार नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ छात्रों को लेकर के यहाँ पर एक मेडिकल का एक स्कूल बना दिया, एक एक्सपेरिमेंट बना दिया, और जो कि लगातार आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो रही है। मेरा ये कहना है कि एक बार फिर से लोगों के बीच में इस बात को लेकर जन आक्रोश तो है, लेकिन एक जन आंदोलन करने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी अगर आपने अस्पताल खोल दिए हैं तो उन अस्पतालों में समुचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को जब कभी भी मीडिया कर्मियों से बात करने का मौका मिलता है तो मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब राजधानी में ही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के हाल इस तरह से हैं, तो फिर पहाड़ों में व्यवस्थाएं कैसी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।